नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। हमने पिछले टॉपिक में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जाना था कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, क्यों होता है, किन के कारणों से होता है और उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। चूँकि ट्यूबरक्लोसिस एक लंबा चैप्टर है, लंबी टॉपिक है, इसलिए उसके लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए हमने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने जिससे पिछले टॉपिक में पढ़ा कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, क्यों होता है, किसके कारणों से होता है और क्या लक्षण दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी है, हमने उसमें देखा है। अब आज हम देखने वाले हैं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मतलब ट्यूबरक्लोसिस का अगर इसका इलाज नहीं होता है तो उसका क्या कारण हो सकते हैं, मतलब क्या क्या और दूसरा प्रभाव मिल सकता है शरीर में, उसे कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। तो वो पढ़ेंगे हम। दूसरा इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, क्या क्या जाँच होती है ट्यूबरक्लोसिस की, क्या क्या दवाइयाँ दी जाती है, वो सारी चीज़ें हमने आज पढ़ा है, आज पढ़ना इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूबरक्लोसिस का कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन ट्यूबरक्लोसिस क्या है, हीमोप्टिसिस है। अगर इसका इलाज लगातार नहीं हो, जब बीमारी बढ़ जाती है तो पेशेंट को खांसते समय खून आने लग जाता है कफ के साथ में, और ज़्यादा मात्रा में खून आती है। दूसरा है न्यूमोथोरैक्स, फेफड़े में पानी की जगह हवा भर जाती है, जिसे सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़े को दबाती है, न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। तीसरा है प्लेउरल इफ्यूजन, फेफड़े में पानी भरने लग जाता है, वो पानी पस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है। ब्लड होगा तो हीमोथोरैक्स होगा, ब्लड पस होगा तो इम्पाइमा होगा, और प्लूरल इफ्यूजन फ्लूइड होगा तो प्लूरल इफ्यूजन कहलाएगा। तीसरा है ब्रांकिएक्टोसिस हो जाएगी, वहाँ की ब्रोंकियस सिकुड़ जाएंगी। पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या होती है, जो पल्मोनरी फाइब्रस टिश्यू होती है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के कारण जितनी क्वांटिटी में हमको लंग्स सिकुड़ना चाहिए और फैलना चाहिए वो नहीं होता है, जिसे हम पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। और दूसरा, लगातार इसका इलाज नहीं लेने से ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट को और बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाने से पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है। जीवन मृत्यु का समय में ऐसा आ जाता है कि जान बचाना मुश्किल हो जाता है अगर ये लगातार ट्रीटमेंट लेते। तो स्कार कार्सिनोमा, जहाँ पे वो गड्ढा है, घाव है ट्यूबरक्लोसिस का, आगे चल के वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, ये दूसरे पार्ट, शरीर के किसी और दूसरे पार्ट में वो संक्रमित कर सकता है। ब्रेन में जा सकता है, हड्डी में जा सकता है, पेट में जा सकता है, बॉडी के किसी भी अंग में ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन अगर उससे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो फैल सकता है। तीसरा है, अगर किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं लेने से एनीमिया यानी कि खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे पेशेंट की डेथ हो सकती है। इतने सारे कॉम्प्लिकेशन यानी कि दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वो कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन होगा अगर हम इसका इलाज नहीं लेते हैं, और अगर हो जाता है बीमारी तो उसमें कौन कौन सी जांच होगी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया है। तो सबसे पहले कंप्लीट ब्लड टेस्ट में करेंगे तो कंप्लीट हीमोग्राम करेंगे, उसमें हीमोग्लोबिन देखेंगे कि हमारा HB लेवल कितना है, WBC काउंट देखेंगे, मतलब वाइट ब्लड सेल्स काउंट देखेंगे, श्वेत रक्त कणिका की संख्या इसमें नॉर्मल संख्या से ज़्यादा ही बनी रहती है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखेंगे, इसमें ESR वैल्यू हमेशा बढ़ा ही रहता है, लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ी रहती है, न्यूट्रोफिल की संख्या बढ़ी रहती है। तो ये कुछ क्लासिकल साइन है दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के। चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे में हम देखेंगे पेशेंट की ओपेसिटी कितनी है, कैविटी कितना बना हुआ है फेफड़े में, जिससे लंग्स के जो लंग्स है, लंग्स में कितना ज़्यादा मात्रा में ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड हुआ है और किस किस पार्ट को इफेक्टेड हुआ है, ये पोस्टीरियर इंटरव्यू में इसका एक्सरे किया जाएगा। तीसरा, स्पुटम एग्जामिनेशन कराते हैं पेशेंट का, कफ मॉर्निंग कफ निकल के उसका CV नॉट एक जाँच होती है वो कराई जाती है, उससे पता चलता है कि हमको क्या करना है। स्पुटम एग्जामिनेशन कहलाता है। लैरेंजियल थ्रोट से एक स्वैब लिया जाता है, स्वैब से अपन उसका खखार की एक थोड़ा परत निकाल के उससे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जाती है, उसे लैरेंजियल स्वैब बोलते हैं। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, पेट के सांस जो उल्टी होती है उसकी जांच की जाती है। ब्रोंकोस्कोपिक लिवाज, ब्रोंकोस के अंदर ट्यूब डाल के उसका एक लिवाज निकाल के म्यूकस निकाल के उसकी जांच की जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन कौन सा इसमें बैक्टीरिया है, वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। ट्यूबरकुलिनिक टेस्ट होते हैं जो स्किन के सबक्यूटेनियस नीचे की जाती है ट्यूबरकुलिन, जिसे PPD प्रोटीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट होता है, जिसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं, जिसे मॉन्टोक्स टेस्ट भी बोलते हैं। वो स्किन के अंदर देख छोट प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं 0.5 ml और इसे 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ देते हैं। अगर वह उस पैच में, अगर उस एरिया में रेडनेस दिखाई देता है, लाल हो जाता है, खुजली होती है, जलन होती है, दैट विल बी इंडिकेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। अगर ऐसे पेशेंट को ऐसा कुछ साइन दिखाई देता है, इसका मतलब ये है उस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस
नाम की बीमारी हो गई है, तो ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और कुछ रूटीन एग्जामिनेशन भी करना पड़ेगा। अगर लीवर इन्फेक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड एग्जामिनेशन हो गया और आपका यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, ये सारा चीज़ उस पेशेंट के साथ करना पड़ता है। तो ये बात रही इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन से हमको फाइंड आउट करने में हेल्प मिलता है, जिससे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी के बारे में पता करने में हमको सहायता होती है। हम बात करते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में अगर टीबी हो गया है किसी पेशेंट को, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में इसकी 4-5 दवाइयाँ, इस ट्रीटमेंट 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट 4 से 5 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। उस दवाइयों को ट्रीटमेंट 6 to 8 मंथ या किसी की सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन 6 to 12 मंथ तक दिया जाता है। अगर लगातार ये दवाई देने से, रेगुलर दवाई देते हैं, तो पेशेंट लगातार दवाई खाने से पेशेंट परमानेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। इससे हम तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आपका रिफाम्पिसिन आती है, आइसोनियाजाइड आती है, पैराजिनामाइड आती है, इथामिटोल आती है, और रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पैराजिनामोल, इथामिटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कुछ दवाइयाँ आती है जिस हम पेशेंट को देते हैं। लगातार खाने से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। सेकेंड लाइन थेरेपी इसलिए बनाया गया है, अगर कोई पेशेंट दवा लेते लेते छोड़ देता है या ब्रेक कर कर के खाता है, तो उस पेशेंट को सेकेंड लाइन थेरेपी दी जाती है। उसमें ये मेडिसिन एथेम्बिटोल, पैराजिनामाइड और आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन और आइसोनेक्स, ये सारी दवाइयाँ होती है उसमें। और इसके साथ में ओफ्लॉक्सासिन और कुछ और 2-4 ड्रग्स मिल जाती हैं जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के काम में आती है, जो उसे इंक्लूड करके दी जाती है, जो सेकेंड लाइन थेरेपी में अपन यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में दी जाती है। तो हमने जाना कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस क्यों होता है, ट्यूबरकुलोसिस के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, अगर हो गया, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देता है, और अगर हो गया उसकी क्या जांच होती है, अगर हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। ट्रीटमेंट में हमने ड्रग्स की बात की। ड्रग्स के साथ साथ हमको डाइट थेरेपी में भी ध्यान रखना है। डाइट में हमको हाई न्यूट्रिशन डाइट देना है, हाई प्रोटीन डाइट देना है, हाई फ्लूइड इंटेक देना है, जूसी फ्लूइड देना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देना है, आपको फल फ्रूट देना है, अंजीर देना है, अनार देना है, चुकंदर, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, ये सारी चीज़ें हमको ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, जिससे उसके हेल्थ इम्प्रूवमेंट में हेल्प मिल सके। ये सारी चीज़ें हमको करना पड़ेगा। और अगर उसके साथ में कोई और सेकेंडरी तकलीफ़ है पेशेंट को, तो उसे आप सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करके उसे आप पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपने वीडियो देखा तो उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए, शेयर इसलिए करिए क्योंकि आप ये जागरूकता दूसरे को फैलाएंगे तो आपका नाम अच्छा होगा, और आप अपने और अपने परिजन, अपने दोस्तों को इस बीमारी के बारे में बता पाएंगे कि ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, किन कारणों से होती है और क्या क्या तकलीफ़ हो सकती है। तो इससे आने वाली पीढ़ी को इससे बचाया जा सकता है। हमने इस लेक्चर को बहुत आसान बनाने के लिए आपके बीच में, जिससे ये बात समझ में आए, इसी तरीके से हमने इसे डिस्क्राइब किया है, इसे समझाया है। तो आप इसे ज़रूर सुने और ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।